स्वागत है आपका जी बिजनेस में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और आप देख रहे हैं रुपए की पाठशाला। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से रुपए में कोहराम मचा हुआ है। इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट्स में कोहराम मचा हुआ है। डॉलर इंडेक्स लगातार स्ट्रेंथन होते दिख रहा है, नई ऊंचाई की तरफ बढ़ते हुए आपको दिख रहा है। और जिस तरह से बाजार पर इंपैक्ट आए, स्पेशली रुपए पर जो हम चिंता बनते हुए देख रहे हैं, इससे आपको क्या असर पड़ेगा, किस तरह से रुपए के मूवमेंट को समझना है, क्यों जब भी ग्लोबली कुछ बड़ा या छोटा होता है करेंसी मार्केट में आप इतना बड़ा इंपैक्ट देखते हैं, और कमजोर रुपए का आपका क्या इंपैक्ट होगा, ये समझाने के लिए हमने आपके लिए तैयार की है ये रुपए की पाठशाला। और हर बार की तरह इस पाठशाला में हमें ज्ञान देने के लिए तैयार हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। सर, पाठशाला तो हम हर बार तैयार करते हैं और कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर लेकर आए हैं, बट ये रुपए की पाठशाला इस बार ये इंपॉर्टेंट कैसे बन गई सर? दीप, ये ख्याल इस वजह से आया कि करेंसी मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है। रुपया लाइफ टाइम लो पर पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले में, और सबको हम अचानक से रुपया 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 डॉलर 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 इंडेक्स, नए नए शब्द लोगों को ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं। नहीं तो इक्विटी मार्केट में आमतौर पर उस लेवल तक का चर्चा का विषय रुपया और डॉलर बनता नहीं था। सो अभी हुआ ये कि एक तो रिकॉर्ड गिरावट हो गई डॉलर के मुकाबले में, लाइफ टाइम लो पर है, डॉलर लाइफ टाइम हाई पर है, रुपया डॉलर के सामने लाइफ टाइम लो पर 81 रुपये 50 पैसे के आसपास पहुंच चुका है। इस साल रुपए में 8% से ज़्यादा की गिरावट हुई है। लगभग ऑन एन एवरेज 1% हर साल की हर महीने की समझ लीजिए। आमतौर पर गिरावट जो रुपए में होती है वो डॉलर के मुकाबले में हर साल 3 से 5% की रेंज में ऑन एन एवरेज चलती है। कभी ज़्यादा खराब हुआ तो 5% गिर गया, कभी कम खराब हुआ तो 3% गिर गया। लेकिन इस बार ऑलरेडी 8% हम गिर चुके हैं और अभी तक साल खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इस बार की वजह यह भी है कि डॉलर इंडेक्स 20 साल की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। इस साल डॉलर इंडेक्स 20% उछला है, यानी कि डॉलर इंडेक्स 20% मजबूत हुआ है, लेकिन उसके सामने रुपया खाली 8% ही घटा है। तो इसलिए हम घटे तो हैं दुनिया भर के साथ में, लेकिन हम कम घटे हैं। और लगातार 9 महीने से जो हम घट रहे हैं, इसी पर हमने सोचा कि क्यों ना दर्शकों के ढेर सारे सवाल आने कि रुपया किस तरह से बढ़ता घटता है, बढ़ने घटने का मायना क्या है, हम पर असर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स पर क्या असर होता है, और रुपए के साथ बाजार का कनेक्शन क्या है। ढेरों सवाल है, और रुपए की ट्रेडिंग कैसे होती है। तो हमने सोचा कि चलिए इस पर एक पाठशाला कर ली जाए। बिल्कुल सर, तो चलिए, ये तो हम समझ गए कि क्यों ये रुपए की पाठशाला हम आपके लिए लेकर आए हैं, बट यहाँ से आपको क्या समझना है रुपए के मूवमेंट को, ये जरूर रहेगा। तो सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि इस समय रुपया गिर रहा है, गिरता कैसे है सर? दीप, इसके सवाल का जवाब दूं उससे पहले एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि इस पाठशाला को करने के पीछे हमेशा एक बड़ा प्रयास हमारा ये रहता है कि न सिर्फ आपको बताएं कि वजह क्या है या आपको समझाने की कोशिश करें, इसमें हमारी भी है ना लर्निंग हो जाती है। जब हम पाठशाला करने बैठते हैं तो छोटे छोटे ऐसे सवाल बड़े सामने आते हैं जो हम भी वो कहते हैं कि कई बार 10वीं और कॉलेज में जो पढ़ाई की हो उसको वापस जाकर एक बार पढ़ ले तो पुरानी कई सारी बेसिक्स आपको ध्यान में आ जाती, नहीं तो आप एक समय के साथ उनको भूलने लगते हैं। सो हमारा भी ये एक उद्देश्य रहता है कि आपको बताने के साथ साथ हम भी वापस से सीख जाएं। अब जो आपका सवाल है कि रुपया गिरता कैसे, तो रुपये गिरने का सबसे बड़ा कारण जो होता है और सबसे बड़ा संकेत जो आता है वो डॉलर इंडेक्स से आता है। और डॉलर इंडेक्स जब जब मजबूत होता है, जैसा कि अभी 113 114 के आसपास है, एक ज़माने में 90 के आसपास चलता था, तो 90 से डॉलर इंडेक्स बढ़ता बढ़ता 113 115 हो गया। ठीक है, तो डॉलर इंडेक्स जब जब भी बढ़ेगा, दुनिया भर के बाकी विदेशी मुद्राएं या जो बाकी करेंसीज हैं जो कि हमारी रुपया है, वो सब आमतौर पर कमज़ोर होने का संकेत देती है। और स्पेशली वो सारी विदेशी मुद्राएं जो फ्री टू ट्रेड है। एक तो एक कुछ देश ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी करेंसी को कंट्रोल रखते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि उनके करेंसी का भाव क्या होगा डॉलर के सामने, सरकार या उनका सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है। बाकी जो देश हैं उनकी करेंसी मार्केट डिसाइड करता है। जैसा कि हमारा रुपया है, हमारे रुपए के खरीदार और बेचने वाले लोग जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि रुपए का भाव क्या होना चाहिए। आरबीआई का, सरकार का एक लिमिटेड उसमें थोड़ा सा इंटरवेंशन होता है, थोड़ा बहुत उनका जो कुछ भी उनको करना कराना है एक लिमिट तक है, एक लिमिट के बियॉन्ड मार्केट डिसाइड करता है। तो एकदम हमारे यहाँ जो रुपया मूव करता है वो अपने ताकत पर, रुपए की या डॉलर की डिमांड के दम पर वो मूव करता है। तो गिरने के पीछे सबसे बड़ा कारण है डॉलर इंडेक्स की मजबूती। अगर डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा तो दुनिया भर की बाकी सारी करेंसीज कमज़ोर होगी, रुपया भी होगा। ये तो एक बाहर का एक्सटर्नल ट्रिगर हो गया। लेकिन एक्चुअली रुपए से जुड़े हुए जो कारण है दीप, सबसे पहले तो अगर डॉलर की मांग बढ़ रही तो रुपया कमजोर होगा। एग्जैक्टली। जैसे अगर सपोज मैं विदेश यात्रा पे जा रहा हूँ, ठीक है,
मुझे डॉलर खरीदने हैं, बिल्कुल मुझे डॉलर चाहिए, और डॉलर में कैसे खरीदूंगा? रुपए से। सो रुपया बाहर जाएगा, डॉलर अंदर आएगा, जिस चीज की डिमांड है वो बढ़ेगा। बेसिक नियम है इकोनॉमी का, है ना? एग्जैक्टली। अगर आप कोई भी चीज खरीदने जाएंगे, बार बार खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसका भाव बढ़ेगा। सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड है तो नेचुरली इसका भाव बढ़ेगा। तो डॉलर की डिमांड अब वो किसी भी वजह से आ सकती है, चाहे मैं विदेश यात्रा पर जाऊँ, पढ़ाई वढ़ाई के लिए, अगर बाहर किसी को भेजना है बच्चों को और उसके लिए हो, या आपको कंपनियों के लिए आज से देखें कि विदेश में एक्विजिशन करना है ना, तो भी आपको डॉलर में करना पड़ेगा। तो डॉलर की मांग किसी भी वजह से बढ़े तो रुपया कमजोर होगा। समझ गया। एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो मार्केट से रिलेटेड है जी, जब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स मार्केट में बिकवाली करते हैं तो रुपया कमजोर होता है। अच्छा, क्यों? अब जैसे क्या होगा जी, देखिए विदेशी निवेशक आते हैं बाहर से, डॉलर लेके आते हैं, डॉलर से रुपया खरीदते हैं, और रुपए में हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। बराबर है, हमारे यहाँ शेयर खरीदना तो रुपए में खरीदना है, करेक्ट। और आप डॉलर लेके आ रहे हो, डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करो तो आपको यहाँ रुपए की डिमांड बढ़ गई। राइट। जब वो बेचते हैं तो बेचेंगे तो क्या आएगा? रुपया। अब वो रुपया तो ले जाएंगे नहीं, ले जाना तो उनको डॉलर है वापस बाहर, तो जो कुछ उन्होंने बेचा है उससे वो डॉलर खरीदेंगे। डॉलर खरीदने का मतलब डॉलर हुआ मजबूत, रुपया हो गया कमजोर, डबल प्रेशर। हाँ, तो एफआईज की बिकवाली की वजह से भी रुपया कमजोर होता है। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि एफआईज बिकवाली इस वजह से भी करते हैं कि रुपया कमजोर हो रहा है, क्योंकि उनके रिटर्न कम हो जाते हैं, क्योंकि जितना डॉलर मजबूत होगा उतना उनके रिटर्न कम हो जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली रुपया उन्हें मिलेगा, उस रुपए की वैल्यू कम है तो उनके रिटर्न कम हो जाते हैं। बट आमतौर पर अगर एफआईज बेच रहे हैं तो रुपया कमजोर होगा। तीसरा कारण जो सबसे बड़ा है रुपए की कमजोरी के पीछे, वो है कि हमारा इंपोर्ट। जो कुछ भी हम बाहर से आयात करते हैं, बाहर से कुछ भी मंगाते हैं, तो जाहिर सी बात है जो भी बाहर से मंगाएंगे पैसे डॉलर में देने पड़ेंगे। अब मंगाने में क्या, हम सबसे ज्यादा मंगाते हैं कच्चा तेल, तो कच्चे तेल के दाम बढ़े, हमारी हालत खराब, रुपया कमजोर होना शुरू होता है, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। दूसरा, सोना, गोल्ड हम बहुत जरूरत से ज्यादा मंगाते हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट करने वाले देश हम हैं। और तीसरा, हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी बड़े इंपोर्ट होते हैं, जिसमें आप मोबाइल फ़ोन से लेकर लैपटॉप से लेकर बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह जो होते हैं। तो ये तीन चीज़ें ऐसी है जो हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, और जब इंपोर्ट करते हैं, या तो ज़्यादा हम इंपोर्ट करें या इन चीज़ों के दाम ज़्यादा बढ़ जाए तो हमें ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत होगी। जैसे ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत आई, रुपया कमज़ोर हो गया। तो ये तीन खास कारण हैं जो इंटरनल है। एक खास कारण है जो दुनिया भर के लिए डॉलर इंडेक्स वाला। ये चार कारण हैं जिनकी वजह से रुपया कमजोर होता है और गिरता है। समझ गया सर। चलिए, तो बड़े कारण तो ये हो गए कि गिरता कैसे है, बट ऐसा भी होता है कि कभी कभी रुपया मजबूत हो। ये कब होता है सर? मजबूत तब होता है जब डॉलर अंदर आए। राइट। डॉलर कब आएगा? या तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, कोई बाहर की कंपनी आकर बोले हम यहाँ पर बड़ा खरीदारी करने जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ बड़ा निवेश करेंगे, 25-50 हज़ार करोड़ रुपए लगाएंगे या डॉलर लगाएंगे, जो भी लगाएं। तो विदेशी निवेश जब आए, डॉलर लेकर आते हैं, वो आए, या फिर एफआईज आए। करेक्ट। जैसा एफआईज बेचकर निकलते तो रुपया कमजोर होता है, एफआईज पैसा लेकर आते लाते हैं डॉलर, बिल्कुल खरीदते रुपया। तो जैसे रुपया खरीदो, जो चीज खरीदोगे उसका दाम बढ़ेगा, है ना। सो एफडीआई आया तो भी आपको रुपया खरीदना है, डॉलर को रुपए में बदलो, रुपया खरीदो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया बाजार में, रुपया खरीदो, ये बढ़ेगा। और तीसरी चीज एक और है, बहुत सारे विदेशी रहते हैं, विदेशियों में भारतीय रहते हैं, है ना, यहाँ से जाकर वहाँ सेटल हो गए, अमेरिका में, कनाडा में, लंदन में, सब जगह। वो भी अपने देश में पैसा भेजते हैं, अपने परिवार वालों को पैसा भेजते हैं। तो डॉलर अगर देश के अंदर आ रहा है तो डॉलर में तो रुपया मजबूत होगा। तो रुपए की मजबूती के पीछे कारण सारे बाहर के हैं, हमारे अपने कम है, अपने कम हैं, इकोनॉमी से जुड़े हुए, ब्याज दरों से जुड़े हुए, लेकिन अल्टीमेटली ज्यादा बाहर के कारण है। डॉलर चाहिए क्योंकि हमें डॉलर की जरूरत ज्यादा होती है, और डॉलर चाहिए तो, और डॉलर आएगा तो रुपया मजबूत होगा। समझ गया। तो एंड ऑफ द सप्लाई डिमांड ये ठीक है सर। अच्छा, ये जो वॉलेटिलिटी है या जब हम उतार चढ़ाव देखते हैं, इसके बाद जो रुपए में ऐसा बड़ा मूवमेंट आता है, ये कब कब हो जाता है? ये अचानक से जो बड़ा मूव आता है ना रुपए में, ये तब आता है कि जब मतलब आपको सप्लाई और डिमांड के हिसाब से देखना पड़ेगा। जैसे रुपया कमजोर हुआ तो आपके लिए इमीडिएटली डॉलर की प्राइसेस आपको बढ़ती हुई नजर आती है कि भाई डिमांड ज़्यादा है और डॉलर की सप्लाई कम है। और अगर
डॉलर मजबूत है, डॉलर की सप्लाई बढ़ गई तो आपके लिए रुपए की प्राइस घट जाती है। तो डॉलर और रुपए के साथ साथ एकदम आपका कोरिलेशन पूरा है। और आमतौर पर ऐसा तब होता है जब ग्लोबली बड़ा उठापटक चले, कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होगी, समझो दो देश लड़ रहे, रशिया यूक्रेन की तरह या चाइना ताइवान की तरह लड़ने का डर हो, तो उस समय क्या होता है, सबको चाहिए डॉलर, और एकदम से डॉलर की डिमांड बढ़ गई। डॉलर की डिमांड, अब हमने कुछ नहीं किया, लड़ने वाले कोई दो और, इम्पैक्ट हमारा आ गया करेंसी की जो, लेकिन हमारे रुपए पे असर आ जाता है कि ग्लोबली अगर कोई भी अनिश्चितताएं हो रही है, राजनीतिक या आर्थिक संकट किसी तरह का आ रहा है, तो हमारी करेंसी बिना कुछ कारण के भी कमजोर हो जाए। फिर हम भले कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है। हो सकता है हम कम गिरे, लेकिन हमें गिरना पड़ता है। ये एक चीज बहुत क्लियर है सर। ठीक है, अच्छा जो बड़ा सवाल है, गिरावट का असर क्या है हमारे लिए? देखो, आप जब रुपए में जो गिरावट होती है, कमजोरी होती है, तो आपको रुपए से क्या करना है, डॉलर खरीदना है। डॉलर से खरीद के आपको पेमेंट करने, जो कुछ भी चीजें आप बाहर से मंगा रहे हैं, तो सबसे पहले आपका इंपोर्ट महंगा हो जाता है। कोई भी चीज का इंपोर्ट करो महंगा, ठीक है, विशेषकर से कच्चा तेल जो हमारा सबसे बड़ा बिल है 75%। उसके बाद नंबर 2 सोना, गोल्ड, और तीसरा जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जो आप मंगाते हैं, या मेडिकल इक्विपमेंट, बहुत सारी मेडिकल चीज़ें ऐसी जो आप, हमारी मशीनें यहाँ नहीं बनती, हमें मंगानी पड़ती है, ये सब महंगे हो जाते हैं। इसके अलावा जो कंपनियां, हमारी कंपनियां कहते हैं ना कि लिबोर प्लस में ये लोन लिया है, विदेशी बाजारों से सस्ता लोन मिल जाता है। बिल्कुल, मिलता तो सस्ता है, ये बात सही है, हमारे यहाँ के मुकाबले में वहाँ ब्याज दरें बहुत कम है। लेकिन होता क्या है कि इनके साथ साथ भी फिर जब आप उनके रीपेमेंट करते हो तो डॉलर में करने होते हैं, तो आपका विदेशी कर्ज महंगा हो जाता है। एक्सपोर्ट्स, हाँ, ये तो खाली गिरावट का असर उन लोगों पे जो खराब है, अच्छा असर भी होता है। अच्छा असर दो जगह होता है, एक जो भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है वो एक्सपोर्ट करेगा, उसका पैसा डॉलर में आएगा, और डॉलर से वो रुपए में कन्वर्ट करेगा, तो उनके रुपए ज्यादा हो जाते हैं, है ना? राइट सर। तो जो एक्सपोर्टर्स को बड़ा फायदा होता है। दूसरा एक फायदा होता है विदेशी टूरिस्ट, सैलानी जो हिंदुस्तान में आ रहे हैं, उनके लिए कमजोर रुपया तो कम पैसे में काम चल जाता है, उनके तो मजे हो गए, उनके मजे। तो अगर आपको घूमने जाना है तो ऐसी कंट्री में जाओ जिसकी करेंसी कमजोर हो रही हो, जिसकी करेंसी मजबूत हो, उसके कंट्री में आप घूमने जाओगे तो पैसे ज्यादा लगेंगे। अच्छा, मजबूती का भी असर होता है हमारे, वो क्या है? हाँ, रुपया मजबूत होगा तो असर तो होगा। हर चीज़ के दो पहलू हैं, और अगर रुपया कमजोर होने से एक्सपोर्ट को फायदा होता है, तो रुपया मजबूत होने पर इंपोर्ट सस्ता होता है। राइट, इंपोर्ट करना सस्ता हो जाता है, एक्सपोर्ट करना महंगा होता है। तो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको फायदे की बात है। विदेशों में पढ़ना लिखना, घूमना फिरना, ये सस्ता हो जाता है। अगर मजबूत रुपया है तो आपको बाहर जाके पैसा खर्च करना है, तो ये आराम है। और तीसरा ये कि हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, विदेशी टूरिस्ट आना कम होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसलिए फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमारी करेंसी वैसे है ना, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से, वहाँ के खर्चों के हिसाब से मतलब बहुत सस्ती है, तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बस ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये एक सवाल है और ये काफ़ी लोग जानना भी चाहते हैं, जब भी हम रुपए की बात करते हैं या इंटरनेशनल भी करेंसी मार्केट की बात करते हैं, तो हमेशा डॉलर ही क्यों फोकस में आता है, डॉलर इंडेक्स ही क्यों आता है, ये क्यों है? वो अमेरिका दुनिया का दादा है, और डॉलर दुनिया की दादागिरी वाली करेंसी, मतलब सबसे बड़ी करेंसी वही है, और सबसे ज़्यादा लेन देन वाली करेंसी भी वही है। तो हमेशा जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है दुनिया में, एक करेंसी हमेशा ऐसी होती है जो सबसे पावरफुल होती है, दुनिया भर के सारे देश उसे आराम से बिना किसी झंझट और क्वेश्चन मार्क के एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेना हो या देना हो। वो अभी डॉलर है, इस वजह से डॉलर के साथ कंपेयर किया जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो इक्वेशन रुपए की डॉलर के साथ हो वैसी बाकी करेंसी के साथ भी हो। तो डॉलर के साथ हम जितने कमज़ोर हैं, हो सकता है हम यूके की करेंसी या यूरो के सामने कम कमज़ोर हों, किसी दूसरे देश की करेंसी के साथ में हमारी इक्वेशन अलग भी हो सकती है, डॉलर के साथ अलग हो सकती है, दूसरों के साथ अलग हो सकती है। ये इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। अच्छा, तो डॉलर मेन करेंसी इसलिए यहाँ पर होता है। अच्छा, ये जो आपने वैसे थोड़ा टच किया था एफआई कनेक्शन, बट थोड़ा इसे डिटेल में समझाइए कि एग्जैक्टली रुपए और शेयर बाजार का क्या कनेक्शन है सर? ठीक है, दो चीज़ें हैं। एक ये कि रुपया मजबूत होता है तो ऐसा रहता है कि पैसा आने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी विदेशी निवेशक हमारे यहाँ के पैसा लगा रहा है, वो कमाएगा कैसे? दो तरीके से, एक जिस शेयर में उसने पैसा लगाया उसमें रिटर्न आए, दूसरा आने के समय उसने रुपया खरीदा है डॉलर बेच के, तो रुपया भी अगर कमजोर ना हो या मजबूत हो जाए तो दो तरीके से पैसा बनेगा। जब वापस जाता है तो उसको क्या देखना है कि मैंने कमाया कितना, और अगर करेंसी मेरे फेवरेबल है, पता चला कि आपने आए इंडिया मार्केट में आपने 20% कमाया एक साल के अंदर, और अगर आपकी करेंसी 8% कमजोर हो गई तो आपने कमाया क्या? 12%। है ना? तो लेके तो आप 12% ही जा रहे हैं। सो इसलिए रुपए और शेयर बाजार का कनेक्शन बहुत क्लियर कट है। एफआई जब बाजारों में आते हैं रुपया मजबूत होता है, एफआई पैसा निकालते हैं तो रुपया कमजोर होता है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि वैसे भी हो सकता है कि मार्केट कमजोर हो रहा हो
तो एफआई पहले ये फिर बाद में वो, दोनों में से कोई भी पहले बाद में हो सकता है। लेकिन कनेक्शन सिंपल है, एफआई खरीदेंगे रुपया मजबूत होगा, एफआई बेचेंगे तो रुपया कमजोर होगा, सिंपल है। चलिए ये तो रही जो ब्रॉडर फैक्टर्स हैं रुपए को के मूवमेंट को लेकर, बट रुपए का जो ट्रेडिंग है या रोज जो ये मूवमेंट होते रहते हैं, ये कहाँ पर होता है, कैसे होता है? भारत में सबसे ज़्यादा रुपए की ट्रेडिंग जो होती है वो बैंकों के बीच में होती है। ये दो बैंक आपस में ट्रेड करते हैं, उसको इंटरबैंक ट्रांजैक्शन सिस्टम, इंटरबैंक सिस्टम में ट्रेडिंग कहते हैं। कि अगर एक बैंक की कोई डॉलर की रिक्वायरमेंट या किसी करेंसी की रिक्वायरमेंट है और दूसरों को किसी को खरीदना बेचना, तो बैंक्स आपस में, और ज़्यादातर बैंक्स कॉर्पोरेट्स के लिए ट्रेड करते हैं, क्योंकि कोई भी कॉर्पोरेट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो डॉलर की लेने या देने की ज़रूरत होती है, तो बैंकों के बीच में होता है। कुछ कुछ जगह रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग जैसे टर्मिनल्स के माध्यम से भी व्यापार होता है, कहीं कहीं ये भी होता है। तीसरा ये कि एक्सचेंजेस बीएसई और एनएसई पर भी करेंसी लिस्टेड है, तो डॉलर के सामने आप रुपए में वहाँ पर भी हेजिंग और ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हिंदुस्तान के बाहर है, अब थोड़ी बहुत हिंदुस्तान में भी आई है, वो है एनडीएफ, यानी कि नॉन डेरिवेटिव्स फॉरवर्ड। ये फॉरवर्ड सौदे होते हैं, आगे के दिन के डिलीवरी नहीं होती, खाली आप वो कैश सेटल होते हैं, वो सौदे होते हैं, उसमें आपको डॉलर लेने या देने नहीं पड़ते, जो अब गिफ्ट सिटी में भी शुरू हो गया। लेकिन आमतौर पर दुबई, सिंगापुर जैसे अंतर्राष्ट्रीय जगहों पर कुछ एक लिमिटेड जगह हैं जहाँ पर एनडीएफ मार्केट होता है, वो नेक्स्ट डे के लिए आपको काफ़ी हद तक सिग्नल भी देता है कि हमारे यहाँ करेंसी कितनी मजबूत या कमज़ोर हो सकती है। और हमारा मार्केट, करेंसी मार्केट बंद होने के बावजूद एनडीएफ मार्केट में ट्रेड्स होते रहते हैं। तो ये कुछ एक जगह है जहाँ पर रुपए की ट्रेडिंग होती रहती है। ठीक है। अच्छा, ये जो करेंसी एक्सचेंज है, इसको लेकर हमारे नागरिकों के लिए क्या ये नियम है? देखिए, विदेशी करेंसी में दीप सिंपल सी बात ये है कि अगर मुझे पूरे साल भर में अगर मुझे करेंसी में खर्च करना है या मुझे डॉलर खरीदना है, 2.5 लाख डॉलर में आराम से खरीद सकता हूँ। और उसका खर्च कर सकता। खरीदने का मतलब ऐसा नहीं कि मैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेकर रख लूँ। अच्छा। कि अगर मुझे लगा रुपया कमज़ोर हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, डॉलर बाय कर लेते हैं और इन्वेस्टमेंट हो गया ना, इन्वेस्टमेंट के लिए अलाउड नहीं है। ओके। अगर आप इसको खर्च करना चाहते हैं या निवेश करना चाहते हैं, खर्च कैसे करेंगे? आप विदेशों में घूमने जा रहे हैं, विदेशों में आप पढ़ने वढ़ने के लिखने आप जा रहे हैं, आपके बच्चे जा रहे हैं, तो आप खरीद लीजिए डॉलर। या फिर अगर आप कॉर्पोरेट हैं और आपको किसी इंपोर्ट की वजह से डॉलर की ज़रूरत है या कोई एक्विजिशन वगैरह कर रहे हैं, तो आप खरीद सकते हैं। तो आपको खर्चों के लिए आप डॉलर खरीद सकते हैं। प्रति व्यक्ति 2.5 लाख डॉलर तक की लिमिट है। तो मैं 2.5 लाख डॉलर तक मैं हर साल विदेश में घूमने फिरने के लिए किसी भी तरीके से मैं व्यक्तिगत तौर पर खर्च कर सकता हूँ। ये नियम है। ठीक है। एक सवाल है सर, क्योंकि जब हम भी जाते हैं बैंक में या ट्रैवल एजेंसी या कहीं से भी, जब हम अपना रुपए का कन्वर्ट करते हैं डॉलर या डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करते हैं, तो चार्जेस बहुत सारे लगते हैं। ये क्या चार्जेस हैं सर? ये है दीप, इसका सॉल्यूशन तभी आएगा जब करेंसी मार्केट एकदम लिक्विड हो जाए और ऑनलाइन पूरी ट्रेडिंग उस तरह से की होती रहे, उस लेवल की हो जैसे इक्विटी मार्केट की होती है, राइट। बॉन्ड मार्केट में भी ये समस्या है, तो बॉन्ड मार्केट धीरे धीरे अब बेहतर हुए हैं, करेंसी मार्केट में भी है। तो एक तो ये कि बैंक्स चार्जेस लगाते हैं, इंटर बैंक चार्जेस, तो बैंक ही आपको कोट करता है और बैंक से आपको बड़ा वो मगजमारी करना पड़ता है, ये प्राइस दो, वो प्राइस दो। फिर उसके बाद बैंक है ना, कभी प्राइस अच्छी दे देगा तो अपने चार्ज लगाएंगे, फिक्स चार्जेस लगाते हैं, कोई फ्लोटिंग चार्जेस लगाते हैं। तो लेन देन का जो आपका जो भी आधार है, जो भी आपका साइज है, उसके बेसिस पे अगर आप छोटा ट्रेड करोगे 1000-2000 डॉलर का, 5-10 हज़ार डॉलर का, तो बैंक आपको पूछेगा भी नहीं, जो मारना है वही मारेगा। लेकिन अगर आपके लाखों डॉलर के ट्रांजेक्शन है तो वहाँ पर चार्जेस कम भी हो जाते हैं। अदरवाइज 1 से 3% तक के कमीशन, 1 से 3% कमीशन किसको बहुत ज़्यादा होता है सर? बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन लेते हैं। ये मनी चेंजर्स जो होते हैं, फॉरेक्स चेंज जो करते हैं, करेक्ट। बड़ा करेंसी मार्केट में सबसे बड़ी समस्या ये है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और लिक्विडिटी एकदम नहीं है और क्लियर नहीं है। और आपने देखा होगा तो कई बार आप विदेशों में भी जाते हैं तो आप जाके अपने नोट चेंज करवाने जाते हैं, तो 2 मनी चेंजर पास में है, दोनों में अलग भाव मिलेगा। बहुत बार होता है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। कई बार लोग बोलते हैं कि वहाँ जा रहे हो तो वहाँ पे उस जगह से मनी चेंज करवाना, करेक्ट, है ना, इस एरिया में मत करवाना। स्पेशली जहाँ टूरिस्ट स्पॉट एकदम है, जहाँ लोगों को लगता है ये इमरजेंसी में ले रहा है, वहाँ भाव ज़्यादा होता है। सो इसलिए अलग अलग एयरपोर्ट्स पे ज़्यादा होता है। हाँ, और अच्छा, जो भी आप कर रहे थे उस पर 18% जीएसटी भी है। वो भी और दर्द करता है, वो भी लगता है जी। ठीक है सर। अच्छा, ये एक बड़ा सवाल है सर, हमारी इकोनॉमी के लिए
क्या बेहतर है, मजबूत रुपया या कमजोर रुपया? देखो, मजबूत और कमजोर रुपया ये रिलेटिव है, मतलब कभी आपके लिए मजबूत रुपया फायदेमंद हो सकता है, कभी कमजोर रुपया। क्योंकि हमारे को डॉलर ज़्यादा चाहिए या हमारे पास रुपया है, हमें डॉलर की ज़रूरत ज़्यादा है क्योंकि हम नेट इंपोर्ट करने वाले कंट्री है। तो अगर हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं तो हमें इंपोर्ट जो भी करना है डॉलर में देना है, तो हम नेचुरली हमें डॉलर ज़्यादा चाहिए, इसलिए हमारे लिए रुपया मजबूत हो तो बेहतर है। बिल्कुल करेक्ट। सो इसलिए अगर इंपोर्ट ज़्यादा है तो रुपया मजबूत होना बेहतर है। इसमें क्या होता है कि एक तो जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हो उस पर आपका खर्चा कम होगा, प्लस आपकी जो भी विदेशी मुद्रा में आपने कर्ज लिए हुए हैं उस पर आपको कर्जों का भुगतान करना है, ब्याज का भुगतान करना है, उस पर भी अगर रुपया मजबूत है तो आपको फायदा होगा। इंपोर्ट की कॉस्ट आपकी कम हो जाती है ना, तो ये बड़ा फायदा है। और एक और सबसे बड़ी बात ये जो आमतौर पर सुनने में कहने में अच्छा लगता है, मजबूत रुपया हमारी इज्जत भी बढ़ाता है। बिल्कुल है ना, तो कि हमारी करेंसी मजबूत अच्छा लगता है। और आमतौर पर करेंसी इकोनॉमी का वो माहौल दिखाना चाहिए कि इकोनॉमी कितनी मजबूत है। लेकिन खाली एक ही फैक्टर नहीं है कि ऐसा नहीं कि मतलब रुपया मजबूत नहीं है लेकिन इसका मतलब आपके देश या करेंसी की इज्जत नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स और ऐसे होते हैं जिनकी वजह से रुपया मजबूत या कमज़ोर होता है। लेकिन आमतौर पर अगर रुपया मजबूत हो और आपके लिए आप नेट इंपोर्ट कंट्री हो तो आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है सर। अच्छा, ये डॉलर इंडेक्स अब हम रोज बात कर रहे हैं, ये क्या होता है और इसका रुपए का क्या कनेक्शन? और डायरेक्टली कुछ भी नहीं। अच्छा, ना डॉलर इंडेक्स का कुछ ना वो हमने ही बनाया हुआ है। अच्छा डॉलर इंडेक्स में क्या है, डॉलर के सामने 6 करेंसी है दुनिया की। दुनिया की 6 बड़ी करेंसी, एक ब्रिटेन का पाउंड हो गया, फिर यूरो हो गया, कनाडा, स्विट्जरलैंड और जापान। अच्छा, ठीक है। ये 6 देशों के करेंसी के सामने एक इंडेक्स बना दिया, डॉलर इंडेक्स। ठीक है। अब ये जितना ऊपर नीचे होता है, मतलब इन 6 करेंसी का मूवमेंट डॉलर के सामने जो होता है उसका एक कंबाइन है। तो इंडिया के रुपये तो इसमें है नहीं, इसमें नहीं है। ठीक है। लेकिन इससे ये समझ में आता है इन करेंसीज के सामने डॉलर मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है, तो उससे ये समझ में आता है कि सिचुएशन डॉलर की क्या है। अच्छा। और उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर लेते हैं हमें गिरना है कि बढ़ना है। हमारे रुपए, हमारा रुपया इसको देख के डिसाइड करता है। और सिर्फ हमारा रुपया नहीं, दुनिया भर में सब लोग इसी को देखते हैं। ओके, तो एक इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है। जैसे अब सबसे पहले आप सुबह पूछते मार्केट कैसा है भाई, निफ्टी 100 पॉइंट नीचे, तो आपको एक निफ्टी 100 पॉइंट नीचे से बाजार का ब्रॉडली आइडिया लग गया। हाँ। अब आपका स्टॉक कैसा है उसमें अंदर, ऊपर नीचे जो भी है, और आपके बाकी सारे स्टॉक कुछ ऊपर कुछ नीचे हो सकते हैं। वैसे ही डॉलर इंडेक्स दुनिया भर में बाकी करेंसी का हाल क्या है वो दिखाता है। राइट, इंडेक्स है। लेकिन उसके बीच में कोई करेंसी कम या ज्यादा हो सकती है, हमारा रुपया कम या ज्यादा हो सकता है। डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट परफेक्ट कनेक्शन है। अच्छा, अब आखिरी सवाल सर, और ये रिसेंटली जो आपने कहा वहां से ये सवाल बनता है। आपने कहा कि अब डॉलर सबसे बड़ा ट्रिगर बन गया या करेंसी सबसे बड़ा ट्रिगर बन गया, तो जब भी कुछ होता है ये करेंसी मार्केट में सबसे पहले इंपैक्ट क्यों आता है? एक तो ये दीप की दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर किसी में होता है तो करेंसी मार्केट में। अच्छा, इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट से भी कहीं ज़्यादा करेंसी मार्केट सबसे ज़्यादा लिक्विड, सबसे ज़्यादा ट्रेडेबल है। हम हमारी गलतफहमी में रहते हैं कि इक्विटी मार्केट भी सबसे ज़्यादा लिक्विड है। कुछ नहीं है इक्विटी मार्केट का वॉल्यूम करेंसी के सामने, कुछ भी नहीं, मच्छर है। तो अगर करेंसी मार्केट सबसे ज़्यादा लिक्विड है, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वाला है, तो नेचुरली वो सबसे ज़्यादा असर भी पड़ेगा। और इसीलिए ग्लोबल मार्केट्स में कोई भी एक्शन होता है तो सबसे पहले करेंसी रिएक्ट करती है हर एक देश की। करेक्ट है ना, सबसे पहले वहीं पर इम्पैक्ट आता है। सबसे पहले वही इम्पैक्ट आएगा। दूसरी बात ये कि अब आपको लगे करेंसी क्यों, करेंसी ऐसी चीज़ है जिसकी 24/7 जरूरत है। यस, हर वक्त जब भी दुनिया में 2400 घंटे कहीं कहीं डॉलर की जरूरत होगी खरीदने की या बेचने की, तो करेंसी का ट्रेड भी 2400 घंटे चलता है। और करेंसी की जरूरत भी खरीदने या बेचने की 2400 घंटे रहती है। राइट, तो ये दूसरा है। तीसरी चीज़ है कि आमतौर पर दुनिया में चूंकि सबसे बड़ी इकोनॉमी आपकी अमेरिका की है, सो अमेरिका की इकोनॉमी को ज़्यादा सेफ माना जाता है और ज़्यादा उसकी करेंसी को सबसे सेफ माना जाता है। और ये वो करेंसी है जिसके जरिए दुनिया भर में एक दूसरे देश अपने ट्रेड सेटल करते हैं। तो ये एक्सेप्टेड करेंसी है। किसी को भी आप उस देश की करेंसी के बारे में हो सकता है किसी को भरोसा हो ना हो, डॉलर पे सबको भरोसा है। राइट, सो इसलिए डॉलर में सबसे ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी, हमारे यहाँ तो खैर अलाउड नहीं, बट बाहर जहाँ लोग इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी और लेन देन के हिसाब से भी डॉलर को सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल और सेफ माना जाता है। इसलिए भी करेंसी मार्केट का पर सबसे बड़ा एक्शन होता है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स वहाँ पर है। और इसलिए हमें हर रोज़ सुबह करेंसी देखना होता है, स्पेशली इस तरह के माहौल में जब दुनिया भर में करेंसी मार्केट में बड़ा एक्शन हो रहा हो। और इसीलिए हमने सोचा कि एक रुपए की पाठशाला की जाए। तो आई एम श्योर
आपके बेसिक फंडामेंटल्स रुपए को लेकर, करेंसी को लेकर, डॉलर और रुपए की इक्वेशन को लेकर, समीकरण को लेकर क्लियर हुए होंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली हो गए सर। काफ़ी सारी चीज़ें आपने अच्छे डिटेल्स में समझाई और क्यों ये इंपॉर्टेंट है और स्पेशली इस समय में ये भी समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, हर बार की तरह एक और नई पाठशाला लाने के लिए। ये थी हमारी रुपए की पाठशाला। जैसा अनिल जी ने कहा, अब रुपए को भी आप रोज ट्रैक करिए, करेंसी मार्केट में क्या हो रहा है, और उसकी मदद के लिए पाठशाला भी आपके लिए तैयार है। वैसे तो आप रोज हमें अपने सवाल भी भेजते रहते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी इस रुपए की पाठशाला के लिए। बस जी बिजनेस में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक्शन को बढ़ाएंगे आगे।